तो आज के टॉपिक में हम लोग जो चीज़ डिराइव करने जा रहे हैं वो ये कि जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आखिर उस यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। हम लोगों ने जो टॉपिक लास्ट क्लास में सीखा था वो क्या था, रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशनशिप। और आज हम लोगों को ये सीखना है कि हमारे पास अगर 3 टाइप के कॉमन क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं, जैसे कि आपका सिंपल, जैसे कि बॉडी सेंटर्ड और जैसे कि आप लोगों का एफसीसी, तो ये तीनों के अंदर में जो एटम्स हैं, अब ऑब्वियसली एटम्स अलग अलग जगहों पर हैं, है ना। सिंपल क्यूबिक में अलग जगह, बॉडी सेंटर्ड में अलग जगह, फेस सेंटर्ड में अलग जगह, हर जगह अलग अलग पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो अब हम लोगों को ये स्टडी करना है कि बेसिकली उन लोग वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, ठीक है, उनका कितना वॉल्यूम है। और जैसे ही तुम्हें ये वॉल्यूम कितना है उनका ये निकालते आ जाएगा, कल का जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा पैकिंग इफिशिएंसी, वो तुम्हारे लिए मक्खन जैसा रहेगा एकदम। फिर क्योंकि पैकिंग इफिशिएंसी में कुछ बचता ही नहीं है सिवाय डिवाइड करने के, है ना। तो आज वाला टॉपिक आप लोगों को तभी आएगा जब तुम लोगों को कल का टॉपिक यानी कि रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये आती है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर 1, हम लोग जो भी एटम्स लेते हैं, चाहे आप एटम्स कॉर्नर वाले लो, ठीक है, या चाहे आप एटम्स को बॉडी सेंटर में लो, फेस सेंटर में लो, एज सेंटर में लो, आप कहीं के भी एटम्स लो, सबसे बड़ा अजम्पशन ये होता है कि हम लोगों ने उन एटम्स की जो शेप है उसको क्या अज्यूम करके रखी है, स्फेरिकल अज्यूम करके रखी है। मतलब मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मेरे पास जो वो एटम है वो बेसिकली कौन सी शेप का होगा, स्फीयर वाली शेप का होगा। अच्छा, अब अगर एक एटम स्फेरिकल शेप का होगा तो 9th और 10th स्टैंडर्ड की जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उस बेसिक मैथमेटिक्स में तुमने वाली चीज़ सीखी होगी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये वाली चीज़ आप लोगों की कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 4/3 पाई आर क्यूब। बस इतना याद रखना है। अब क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसीलिए हमारे पास जो एटम है जिसको हमने अज्यूम किया है कि वो भी एक स्फेरिकल शेप का है, तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा आप लोगों का 4/3 पाई आर क्यूब होगा। बट अगेन बात थोड़ी ध्यान से सुनेंगे, ये वॉल्यूम की जो मैं बातचीत कर रही हूँ कि इतना वॉल्यूम होता, ठीक है, इतना वॉल्यूम होता, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम तब होता है जब हमारे पास एक कंप्लीट एटम हो, ठीक है, जब हमारे पास कैसा एटम हो, एक कंप्लीट एटम हो। और ऑलरेडी हम लोग रेडियस वाले टॉपिक में और उससे पहले वाले टॉपिक में जिसमें मैंने पढ़ाया था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये वाली चीज बहुत अच्छे से बताई है कि आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि 8 एटम्स हैं उस पर्टिकुलर सिंपल यूनिट सेल में, बट क्या रियलिटी में वहां पे 8 एटम्स होते हैं क्या? नहीं, रियलिटी में वहां पर 8 एटम्स नहीं होते। तुम्हें ऐसा लगता है कि हर एक कॉर्नर में एक एक एटम है तो टोटल एटम 8 होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कॉर्नर पे जो एटम्स मौजूद होते हैं वो 100% तरीके से मौजूद नहीं होते, वो कंप्लीटली उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर नहीं रहते, ठीक है। इस वजह से आप लोगों के एटम्स आपको लगते हैं कि 8 होने चाहिए, बट 8 नहीं होते। कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक है। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे अगर मान के मैं चलती हूँ कि पहला डेरिवेशन वॉल्यूम का हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, यानी कि एससीसी के लिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एससीसी है क्या। एससीसी बेसिकली आप एक ऐसे यूनिट सेल को कहते हो जिस यूनिट सेल के अंदर में आप लोगों को एक एटम देखने को मिलता है। कहाँ पे बताओ? कॉर्नर वाली पोजीशन पे। और आप लोगों को एक और एटम देखने को मिलता है एक और कॉर्नर वाली पोजीशन पे। बेसिकली हर कॉर्नर पोजीशंस किससे ऑक्यूपाइड होती हैं? आप लोगों के एक एक एटम से, ठीक है, ये इस तरीके से। तो फिलहाल अभी मुझे अगर कोई कहेगा कि आपको इस
एक एटम का वॉल्यूम निकालना है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है उस एक कॉर्नर एटम का। तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉर्नर एटम, अगर मान लेते हैं मुझसे किसी ने कैलकुलेट करने को कहा, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। अब चाहे एटम कॉर्नर वाला हो या चाहे एटम कॉर्नर वाला ना हो, हमेशा वॉल्यूम का देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के जो एटम्स हैं उनको क्या मान के चल रहे हैं, स्फीरिकल मान के चल रहे हैं। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा बताइए, 4/3 कितना, पाई आर क्यूब। सिंपल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये जो फॉर्मूला है मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ इस फॉर्मूले में थोड़े से मॉडिफिकेशंस हो जाए। जैसे कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आया है ये रेडियस के टर्म में आया है। मतलब जब तक आपको उस एक एटम की रेडियस नहीं पता होगी आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे, खुद सोचो। हमको रेडियस के टर्म से फॉर्मूला नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। तो हम क्या है, हमने लास्ट क्लास में जैसे कि सीखा है कि जब भी बातचीत सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में होती है तो रेडियस और आप लोगों के ए के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि ए इक्वल टू कितना होता है, 2r। ये हम लोगों ने कहाँ सीखा, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया। तो अगर कोई तुमसे यहाँ से ये पूछेगा कि बेसिकली r क्या है, तो तुम r को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि r क्या है आप लोगों का, a/2। r क्या है, a/2। और बस इसी r की वैल्यू को तुमको यहाँ पे क्या करना है, उठाकर पुट करना है। हमें एटम को जो उसका वॉल्यूम है वो उसके रेडियस के टर्म्स में नहीं लिखना है, ठीक है। हम लोगों को उसका जो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम है वो उसके एज लेंथ के टर्म्स में लिखना है। तो क्या हो जाएगा ये 4/3 वैसे का वैसी, पाई की वैल्यू पुट ना करें फालतू के, 22/7, 3.14 इस तरीके का अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो वाला काम मत करना। आर की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, a/2, और ये उसके ऊपर में बोलो क्या आ जाएगा आप लोगों का क्यू, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर सिंप्लीफाई करने पे। 4/3 यहाँ पे आ गया पाई, यहाँ पे आ गया a³ और यहाँ पे कितना आ गया 8। तो 4 1 जा 4 2 जा, सो बेसिकली आ गया पाई a³/6। इससे मुझे ये पता चला कि जो मेरे पास एक कॉर्नर एटम है, उस एक कॉर्नर एटम का इतना वॉल्यूम होता है, ठीक है। उस एक कॉर्नर एटम्स का इतना वॉल्यूम होता है। अब बात आती है कि कई लोगों के अंदर ये फीलिंग उमड़ती है कि ऐसे तो टोटल कॉर्नर में 8 एटम्स हैं, तो अगर आपको कोई ये पूछेगा कि टोटल वॉल्यूम निकालो, ठीक है, टोटल वॉल्यूम निकालो किसकी वजह से, ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स, ठीक है, ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स इन दैट यूनिट सेल। उस यूनिट सेल में जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स की वजह से जो टोटल वॉल्यूम है आप वो कैलकुलेट करो। तो एक बहुत ही सिंपल मतलब क्लास 2 की मैथमेटिक्स है। जैसे कि अगर तुमसे पूछेगा कि एक नटराज पेंसिल 3 रुपए की आती है, तो बताइए 5 कितने की आती होगी, तो तुम सिंपली बोलोगे 3 × 15, है ना। अगर आपको एक की कॉस्ट पता है और नंबर ऑफ आइटम्स अगर इंक्रीज कर दिए जाए तो मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है आंसर। तो सिमिलरली अगर कोई तुमसे यहाँ पे पूछेगा कि टोटल वॉल्यूम बताइए उन सारे एटम्स की वजह से उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे कि ठीक है जो मेरे पास एक एटम था, है ना, उस एक एटम का जो मेरे पास वॉल्यूम है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब द पॉइंट इज, हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, दिमाग ऐसा लगाते हैं कि टोटल 8 कॉर्नर एटम्स हैं तो चलो 8 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा मत करना। मैंने पहली वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि आपको ऐसा लगता है कि 8 एटम्स हैं, बट तुम मुझे बताओ क्या रियलिटी में 8 एटम्स होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? नहीं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम्स नहीं होते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम्स नहीं होते, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं, आप लोगों के पास 8 से कम एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, हमको क्या पता। तो तुम्हें लगता हम लोगों ने जो क्लास थी, जिस दिन हम लोगों ने पहली बार सिंपल क्यूबिक, जिस दिन हमने पहली बार बीसीसी, जिस दिन हमने पहली बार एससीसी पढ़ा था, उस दिन ये सारे डेरिवेशंस किए थे। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल,
तो क्या तुम उस इंसान को इस तरीके से नहीं बताओगे कि 8 इंटू 1/8 इक्वल टू बोलो कितना 1। तो बेसिकली जब आपको टोटल वॉल्यूम निकालना होता है तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए आप कभी भी जितने एटम्स आपको लग रहे हैं कि उस यूनिट सेल में होने चाहिए उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि किससे मल्टीप्लाई करना है, जो हम लोगों ने सीखा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, जो एक्चुअली कैलकुलेशन से आता है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ जेड। आपको बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करना है, उस जेड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा सिंपल क्यूबिक में तो 8 एटम्स होते हैं तो चलो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है उससे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, आपको क्या लग रहा है उससे तो मतलब ही नहीं है, z से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास एक एटम का वॉल्यूम बताओ कितना है, पाई a³ अपॉन में 6। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया, कैलकुलेशन करके भी दिखाया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितना होता है, एक ही होता है। तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो टोटल वॉल्यूम आप लोगों के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आता है, पाई a³ अपॉन में 6। तो अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, आपके उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का z कितना है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में रेडियस और a के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तीसरा, 4/3 पाई r क्यूब में r की जगह बस वो वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है और टोटल निकालने के लिए उसको z से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स ऑल। ये तो मैंने एक जनरल चीज बताई, जनरल यानी कि आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। यही सेम कैलकुलेशंस हम करते हैं किसके लिए, बीसीसी के लिए। तो बीसीसी में सबसे पहला पॉइंट आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि भैया बीसीसी कहते किसको है। तो अगर मैं बीसीसी की बात करूंगी तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, आप एक ऐसे यूनिट सेल को कहते हो जिसमें आप लोगों को हर कॉर्नर पे क्या देखने को मिलता है, आप लोगों को कैसा देखने को मिलता है, ये एक एक एटम देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। इन कॉर्नर्स में एटम्स के अलावा बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो, चाहे तुम्हें रेडियस डिराइव करने को बोली जाए, चाहे वॉल्यूम डिराइव करने को कहा जाए, चाहे पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव करने को कहा जाए, या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिराइव करने को कहा जाए, सबसे पहले तुम्हारा काम होता है डायग्राम बनाना और उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को डिफाइन करना। ठीक है, डायरेक्ट मत शुरू कर दिया करो ये इतना कंट्रीब्यूट करता है, ये इतना कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा नहीं। ठीक है, उसको डिफाइन करना। अच्छा, तो अभी वो डिफाइन तुम कर लोगे जब नोट्स वगैरह बनाओगे, बट राइट नाउ अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी कि z बेसिकली क्या है, आप ये बताइए मुझे। तो आप z निकालना हम लोगों ने सीखा है, तो बताओ क्या होगा, z कैसे निकालेंगे। बीसीसी के केस में कॉर्नर वाले 8 एटम्स, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 प्लस सेंटर में एक ही एटम और उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है, 1। सो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, दूसरी चीज, मुझे बीसीसी के केस में ये पता होना चाहिए कि आपके ए और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, बीसीसी के केस में आपको क्या पता होना चाहिए, ए और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको ये पता होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। और बीसीसी में आपको ए और आर के बीच में जो कंफ्यूजन होगा ना, वो कंफ्यूजन आप लोगों को एफसीसी में भी होगा। मतलब काफी दिमाग खराब होता है कि अच्छा कहाँ पे क्या वैल्यू थी, कैसा था, भूल गए हम तो। ठीक है, तो भूलने वाली सिचुएशन आती है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, बोलो क्या हो जाता है, रेडियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3/4a। ये होता है ए और आर के बीच में रिलेशनशिप, अगर बीसीसी की बातचीत कर रहे हो तो। ठीक है, अगर बीसीसी की बातचीत कर रहे हो तो। अच्छा, उसके अलावा अब मान लेते तुमसे किसी ने ये पूछा कि उस बीसीसी में जो एक एटम है, आप उस एक एटम का, ठीक है, आप उस एक एटम का वॉल्यूम निकालो। तो हम निकाल सकते हैं क्या उस एक एटम का वॉल्यूम, बिल्कुल। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू कितना, r³। सिंपली तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो ये वर्ड दिख रहा है r, इसको रिप्लेस कर देना है किससे, ये जो हमने r और a के बीच में रिलेशनशिप लिखा इससे।
और जो नॉर्मल इंसान कैसे कैलकुलेशंस करते हैं बस वो कैलकुलेशन कर लो। तो कितना आ जाना है इसने, तो इसको आ जाना है 3√3a अपॉन में 4 का क्यूब 64। तो ये 4 1 जा और ये कितना हो जाएगा 4 16 जा, 3 और 3 कट गया। तो आपके पास एक एटम का वॉल्यूम आया कितना है, यह आया है आपका √3πa³ अपॉन में कितना 16। अच्छा मैं यहाँ पे क्यूब लिखना भूल गई हूँ। ये मेरे पास किसका आया वॉल्यूम, एक एटम का। लेकिन बीसीसी में हमको उस एक एटम का वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, उसमें जितने भी एटम्स है सबका। तो तुम्हें अगर कुछ देर के लिए भी ऐसा लगे ना कि मैडम बीसीसी में तो देखो ना टोटल 9 एटम्स है, कहाँ, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो अपनी जो अंतरात्मा है उसको जगाना और उसको बोलना, अरे देख भाई ये 9 आइटम्स देखो दिख जरूर रहे हैं बट ये रियलिटी में 9 नहीं है, रियलिटी में तो भैया कितने आइटम्स है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो यानी कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि टोटल वॉल्यूम आपको निकालना है तो वी टोटल उस बीसीसी का, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर गिवन केस में कितना होगा, इसको निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या करना है, तुम्हारे पास जो वो आपके पास एक एटम का वॉल्यूम आया है उसको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल से, ना कि इस चीज से कि तुमको कितने एटम्स लग रहे हैं, ठीक है, किससे। अच्छा तो एक एटम कितना है √3πa³ अपॉन में 16। अच्छा और ऐसे कितने एटम्स हैं आपके पास बीसीसी में, 2, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर का और ये नीचे का कैंसलेशन डन। तो यहां से हम लोगों के पास वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, ये इतना वॉल्यूम निकल के आ गया, किसके केस में, बीसीसी के केस में। ठीक है, इसको तुम चाहो तो ओरली याद भी रख सकते हो कि बीसीसी के केस में इतना वॉल्यूम आता है, सिंपल क्यूबिक के केस में इतना वॉल्यूम आता है, बट मैं तो याद नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखती हूँ, रेडियस और ए के बीच का रिलेशनशिप। अगर आपको रेडियस और ए के बीच का रिलेशनशिप पता है और आपसे अगर मान लेते हैं यही सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा रहा है, ठीक है, या फिर लेट्स से डिराइव करने को भी बोल रहा है, तो एक इंसान इस चीज को तुरंत डिराइव कर सकता है। रट्टा मार के याद रखने की आपको इसको नीड नहीं है, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, तुरंत डिराइव कर सकते हो। बट स्टिल अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका ये है कि नहीं मैं याद रख लेता हूँ, बेटर है, मेरे कुछ सेकेंड्स बच जाएंगे पेपर में, अगर वो इस झंझट में पढ़ना चाहता है तो वो कर सकता है। अदरवाइज मैं तो इसको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कैसा इसको तुरंत के तुरंत डिराइव कर लो, क्योंकि आप ज्यादा चीजें याद नहीं रख सकते, है ना। दिमाग की हमारी कैपेसिटी है और स्पेशली तुम्हारी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है। तो जितनी चीजें याद की जा सकती हैं, जिनको याद करना अति आवश्यक है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा उनको याद करो, और जिनके बिना काम चल जाएगा, जिनको तुरंत के तुरंत डिराइव किया जा सकता है, उनको तुरंत डिराइव किया करो, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग हमारे तीसरे बहुत ही स्पेशल यूनिट सेल की तरफ, वो कौन है, एफसीसी। अब देखो एफसीसी के बारे में क्या कहना है। अब एफसीसी के बारे में ये कहना है कि आप लोगों का जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें आपके एटम्स की लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, पहले तो आप ये बताओ। तो अगर मैं एटम्स की लोकेशन के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो जैसे कि हमेशा कॉर्नर पे तो देखो एटम्स रहेंगे ही रहेंगे, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। तो ये जो आपके टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे आपने क्या किया है, एक एटम रख दिया है। इस कॉर्नर एटम के अलावा जो फेजेस होती हैं, उन फेजेस के बीच में भी एटम्स होते हैं। जैसे छत है तो छत के बीचों बीच में एक एटम, जमीन है जमीन के बीचों बीच एक एटम, तुम्हारे सामने जो दीवार है उस दीवार के बीचों बीच में एक एटम। तो ये इस तरीके से एटम होते हैं। ये हम लोगों के टोटल कितने एटम्स होते हैं, ऐसे 6। अच्छा इवन तुम्हें ये भी पता है कि कॉर्नर वाले एटम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8, और जो फेस के बीच में एटम्स होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आप लोगों का, 1/2। तो अगर मुझे कोई ये कहेगा कि आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना है तो आप कैसे निकालोगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 6 फेजेस मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो कैलकुलेशन करने पे आंसर कितना आया, 4। तो मेरे को वॉल्यूम डिराइव करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के अलावा एक और इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन बताओ क्या है, आर और ए के बीच का रिलेशनशिप। अगर आपको आर और ए के बीच का रिलेशनशिप याद नहीं है तो आप वॉल्यूम को डिराइव नहीं कर सकते।
और मैं बता दूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आर और ए के रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल होता है, ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। जैसे डायमीटर होता है ना रेडियस का डबल, वैसे ही कंफ्यूजन जहां पे होती है वो होता है आप लोगों का एफसीसी और होता है बीसीसी। एक स्टूडेंट श्योरली कंफ्यूज होता है, एकदम पक्के तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार इसमें क्या वैल्यू पुट करनी थी, कैसे पुट करनी थी, ठीक है। तो वो कंफ्यूज मत होना, देखो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ऊपर बीसीसी में बस क्या आता है, √3 आता है ना, और एफसीसी में यहाँ पे क्या आता है, √2 आता है बस। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने को कहा जाए, आप आसानी से 4/3 πr³ का फॉर्मूला लगाएंगे। वहां पे आपको जो भी r दिख रहा है उस r की जगह बेसिकली क्या पुट कर दोगे, √2a/4 और उसका होल क्यूब। डन, खत्म हो गई कहानी। तो बस सिंप्लीफाई कर दो, देखो कितना आ गया, 4/3 इंटू में पाई, इंटू में कितना हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे आ जाएगा a³, 4 का क्यूब यानी कि 64। तो अब देखो कैंसिलेशन क्या क्या हो रही है, ऊपर तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 2√2 पाई a³, नीचे में 3 और 4 और 64 को कैंसिल करके ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 1 और ये हो जाएगा 2 8, तो ये आ गया √2 पाई a³ अपॉन में कितना आपका 24। ये अगर आपके पास एक एटम है तो बेसिकली ये वॉल्यूम किसका निकल के आया है, एक एटम का। बट क्या हमको एक एटम का वॉल्यूम निकालना है क्या, नहीं। उस एफसीसी में जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है वॉल्यूम में, हमें बेसिकली वो कैलकुलेट करना है। उन सारे एटम्स की वजह से टोटल कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है बेसिकली कि टोटल एटम्स की वजह से कितना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो आप उसमें क्या जवाब दोगे, बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि आप एक एटम का वॉल्यूम निकाल लीजिए और जो भी यूनिट सेल आपको दिया गया है उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हैं, आप वहां पे उससे उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, तो अभी फिलहाल एक एटम का हमारा वॉल्यूम कितना आया है, √2 पाई a³ अपॉन में 24, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं एफसीसी में, 4। तो सिंप्लीफाई कर दो, देखो कितना आया, तो यहाँ से आंसर आया √2 पाई a³ अपॉन में कितना 6। ये चीज आ गई आपके पास वॉल्यूम की, एफसीसी में इतना रहेगा। तो टोटल हमने अच्छे से देख लिया कि आपके पास अगर सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक में क्या वॉल्यूम निकल के आ रहा है, अगर आपके पास बीसीसी है उसमें टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है ना। ये सब हम लोगों ने देख लिया, कितना आता है बताओ, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एससीसी, इसके लिए कितना कितना आ रहा है। सिंपल क्यूबिक के लिए वॉल्यूम आता है आप लोगों का पाई a³ अपॉन में 6, ठीक है। अच्छा, जो बीसीसी होता है उसके लिए देखो हम लोगों ने क्या निकाला था, डेरिवेशन क्या किए थे ऊपर, √3 पाई a³ अपॉन में 8। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई, नहीं ठीक है। √3 पाई a³ अपॉन में 8, √3 पाई a³ अपॉन में 8, और अभी अभी एफसीसी के लिए निकाले कितना आया, √2, देखो कितना आया, √2 पाई a³ अपॉन में कितना आ गया आप लोगों का 6। ये इस तरीके से, ठीक है। कहानी इजी है, बहुत इजी है। अब ये जो मैं टोटल वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बातचीत किसकी कर रही हूँ, टोटल वॉल्यूम की, ठीक है। किसकी बातचीत कर रही हूँ, टोटल वॉल्यूम की, और कुछ भी नहीं। अब अगर कोई तुमसे इन्हीं टोटल वॉल्यूम को पॉइंट्स में कैलकुलेट करने को कहता है, पॉइंट्स में, तो फिलहाल अगर मैं इन सारी कैलकुलेशन को पॉइंट्स में करूं, देखो ए की वैल्यू तो मैं पुट कर नहीं सकती क्योंकि ए तो वेरिएबल है, अलग अलग यूनिट सेल्स के लिए ए की वैल्यू अलग अलग रहेगी। बट अगर फिर भी मैं पाई की वैल्यू पुट करूं जैसे कि 3.14, और उसके टर्म्स में अगर मैं आंसर निकालना शुरू करूं इसी टोटल वॉल्यूम का, तो ये टोटल वॉल्यूम आता है 0.5237 a³ आता है। बीसीसी में अगर हम लोग यही टोटल वॉल्यूम निकालें तो ये कितना आता है 0.68 a³, और एफसीसी में निकालें तो कितना आता है 0.74 a³। समझ रहे हो, वैसे तो साफ साफ यहां से देखते बराबर पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पे ऑक्यूपाइड है, एफसीसी वाले केस में ऑक्यूपाइड है। वो तो ऑब्वियस है ना, एफसीसी में ही सबसे ज्यादा पार्टिकल्स थे, 8 कॉर्नर्स में भी थे,
और प्लस फेजेस में भी थे, तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम तो एफसीसी का ही सबसे ज़्यादा आना चाहिए। तो वॉल्यूम्स के टर्म में अगर मैं बातचीत करूँ तो वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी के पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम आपके बीसीसी का होता है, और उससे कम आप लोगों के किसका होता है, सिंपल क्यूबिक का होता है। हमने जो लास्ट क्लास की थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही सेम बातचीत किसके लिए की थी, रेडियस के लिए की थी। और रेडियस वाले केस में हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है, आप लोगों के सिंपल क्यूबिक का, है ना। जब हमने रेडियस वाले की बात की थी कि किसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, तो बेसिकली वहां पे सिंपल क्यूबिक का था, यहाँ पे क्या आया, वॉल्यूम का। मैं जानती हूं अगर आप ए की वैल्यू सेम लो, अगर आप ए की वैल्यू सेम लो तो ही रिलेशनशिप आपकी क्या है, वैलिड है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सिंपल क्यूबिक में ए की वैल्यू बहुत छोटी रखी और एससीसी में बहुत बड़ी रखी, ऐसा नहीं। सभी के लिए अगर ए सेम रखा जाए तो टोटल वॉल्यूम में सबसे ज्यादा किसका वॉल्यूम क्रिएट होगा, आप लोगों के। सबसे ज्यादा किसका क्रिएट होगा, आप लोगों के एफसीसी का, उससे कम बीसीसी का, और सबसे कम किसका, सिंपल क्यूबिक का। लेकिन अगर यही सेम बातचीत ए की वैल्यू सेम रखकर मैं रेडियस के लिए करती तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका क्रिएट होता था, रेडियस में सिंपल क्यूबिक का, उससे थोड़ा सा छोटा किसका होता था, आपके बीसीसी का, और उससे सबसे छोटा किसका होता था, एफसीसी का। यानी कि बेसिकली ये चीज कैसी हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी। ये सिर्फ एक एटम के रेडियस की बात की जा रही है ना। एक एटम का रेडियस आप लोगों का इतना आता, और ये क्या आ रहा है, ये टोटल वॉल्यूम की बात की जा रही है कि टोटल वॉल्यूम आपके एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई किया। क्या ये बात दिमाग में गई? तो इस तरीके से पेपर में तुमको ये जो मैंने फिलहाल जो चीज दिखाई है, इससे डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक का बड़ा होता है, उससे छोटा आपके बीसीसी का, और सबसे छोटा एफसीसी का। यही सारी चीजें आप लोगों को सिंपल क्यूबिक के टर्म्स में, मतलब आपके रेडियस के टर्म्स में ना पूछकर वॉल्यूम के टर्म्स में पूछ ली जाए। तो बस एक चीज याद रखना कि रेडियस के लिए अगर आपने एक रिलेशनशिप याद किया है तो आप उसका अगर रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, तो वही रिलेशनशिप किसके लिए आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के लिए। ठीक है, किसके लिए, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के लिए। या फिर पेपर में चीजें ऐसी पूछी जा सकती हैं कि बताइए बीसीसी में आपके टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड है। मतलब बेसिकली वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है कि बीसीसी में या एफसीसी में या सिंपल क्यूबिक में जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की वजह से कितना वॉल्यूम उन्होंने क्रिएट किया, या उन्होंने कितना वॉल्यूम अपना बनाया, या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अब इस देखो पूरे डिस्कशन में मैंने कहीं पे भी एंड सेंटर वालों की बातचीत नहीं की है ना। आपके पास टोटल 4 प्रकार के यूनिट सेल्स होते हैं ना, बीसीसी, एफसीसी, याद आ रहा है। उसके अलावा एंड सेंटर्ड, और आप लोगों का साथ ही साथ में क्या होता है, आप लोगों का सिंपल क्यूबिक। तो मैंने ये जो पूरे वॉल्यूम वाले डेरिवेशंस किए, ये वॉल्यूम वाले डेरिवेशंस क्या हम लोगों ने आपके एंड सेंटर्ड के लिए किए, क्या नहीं किए? क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए? क्यों नहीं करने चाहिए, क्यों भैया? और तो मतलब आपको क्या दिक्कत है एंड सेंटर्ड वाले से? देखो दिक्कत ये है, हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो क्यूबिक यूनिट सेल के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें सारे एंगल्स, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, ये वाली चीज आप लोगों की क्या होगी, इक्वल टू 90, एज वेल एज आपका जो 3 एज लेंथ होती हैं ए बी सी, ये क्या होंगी, आपस में इक्वल। मतलब उनके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, क्यूबिक सिस्टम डिफाइन होता है। अब जो तुमने ब्रेवियस लैटिस का जो टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उस ब्रेवियस लैटिसेस के टॉपिक में तुमने क्या सीखा कि क्यूबिक यूनिट सिस्टम के सिर्फ 3 ही क्लासिफिकेशन होते हैं, है ना। क्यूबिक यूनिट सिस्टम के सिर्फ 3 ही क्लासिफिकेशन होते हैं ब्रेवियस के अकॉर्डिंग। ब्रेवियस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक क्यूबिक सिस्टम है तो क्यूबिक सिस्टम के सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक सिंपल वाला पॉसिबल है,
एक बेस सेंटर्ड वाला मतलब बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है और एक आपके पास फेस सेंटर्ड पॉसिबल है। समझ लो, आप लोगों के पास ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसके अलावा जिस चौथे की अपन बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, आपके एंड सेंटर्ड, वो क्यूबिक में आता ही नहीं है, वो क्यूबिक में आता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर एंड सेंटर्ड कहाँ पे आता है? डाउट, अगर क्यूबिक में नहीं आता तो कहाँ पे आता है? तो एंड सेंटर्ड आप लोगों को 2 जगह मिलता है। एक आपको ऑर्थोरोम्बिक में मिलता है। ठीक है, अगर मैं पूछूंगी कि एंड सेंटर्ड कहाँ मिलता है तो तुम क्या जवाब दोगे? ऑर्थोरोम्बिक में मिलता है। ऑर्थोरोम्बिक में तो देखो चारों मिलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में तो चारों मिलते हैं, सिंपल भी मिलता है, बॉडी भी मिलता है, फेस भी मिलता है, एंड भी मिलता है। लेकिन अगर मैं ऑर्थोरोम्बिक की बात करूं तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री तो होते हैं, बट इसमें आपका जो 3 साइड्स होती हैं ए बी सी, ये आपस में इक्वल नहीं होती। और अगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होती हैं तो इसका मतलब ये कि हम जो वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, रेडियस इक्वल टू इतना इतना, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि सारी साइड्स या सारी एज लेंथ आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं। अगर एज लेंथ इक्वल नहीं होंगी तो वो जो रेडियस के आपने फॉर्मूले डिराइव किए ना, वो पूरे बदल जाएंगे। तो ऐसे में इसीलिए हम लोग एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब पहली बात तो क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड आता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग एंड सेंटर्ड के लिए सारी चीजें डिराइव नहीं करते। हाँ, अगर पेपर वाले ने तुम्हारे लिए कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम बना दिया, देखो ऑन पेपर तो कुछ भी चीज पॉसिबल है, भले ही रियलिटी में पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन एंड सेंटर्ड अगर मान लेते हैं, मैं ऐसा बोलती हूँ, क्वेश्चन क्रिएट करके देती हूँ तुमको कि अज्यूम करो, ठीक है, अज्यूम करो कि दैट आप लोगों का एंड सेंटर्ड, ठीक है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपका पॉसिबल है और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आप डिराइव करो, तो हम करेंगे। बट वो चीज़ नहीं आने वाली क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो चीज़ है ही नहीं। तो इसीलिए आपको वॉल्यूम में इन्हीं तीनों को पढ़ना है। अच्छा, अब रही बात, आपको ऐसा नहीं याद करना है, रट्टा नहीं मारना है कि इसमें वॉल्यूम इतना, इसमें वॉल्यूम इतना और डेरिवेशन को रट लिए। देखो, कस्टमाइज प्रॉब्लम आपको कभी भी पूछी जा सकती है। आपको अपने कस्टमाइज प्रॉब्लम का आप जवाब तभी दे सकते हो जब आपको पता हो कि वो सवाल बनाया कैसे किया है, बनाया कैसे गया है, उसका लॉजिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल को एक सवाल क्रिएट कर दिया कि आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, उस क्यूबिक यूनिट सेल में 6 कॉर्नर एटम्स हैं, मान लेते हैं ये पूछ लिया गया, और मान लेते हैं उसमें मैंने तुमसे पूछ लिया 4 फेस सेंटर्ड एटम्स है, और मैं तुमसे कह रही हूं कि अब आप एक काम करो, टोटल वॉल्यूम मुझे अब कैलकुलेट करके दो। तो ऐसे केस में तुम मुझको एक बात बताओ, इसमें ये जो वर्ड दिख रहा है फेस सेंटर्ड, इस फेस सेंटर्ड वर्ड को देखते बराबर क्या तुम जो फेस सेंटर्ड का पूरा डेरिवेशन है जो अभी अभी हमने ऊपर किया, क्या ये छाप दोगे? क्या नहीं छापोगे, क्योंकि ऊपर में हमने जो पूरा डेरिवेशन किया, उस पूरे के पूरे डेरिवेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत थी कि कॉर्नर्स में 8 एटम मौजूद होंगे और आपके फेज में क्या होंगे? 6 के 6 फेज में एटम्स मौजूद होंगे। बट अभी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उस क्वेश्चन में कॉर्नर्स के एटम गायब है, इवन फेजेस से भी एटम्स गायब है। सो इन दैट केस आप वो पूरा डेरिवेशन छाप नहीं सकते, ठीक है, आपके पास वो राइट्स नहीं है कि अच्छा वही का वही डेरिवेशन उठा के छाप दो। तो इस टाइप के कस्टमाइज प्रॉब्लम के साथ फिर कैसे डील करेंगे हम? तो देखो, कस्टमाइज प्रॉब्लम के साथ डील करने में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको बेसिकली वहां पे z की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होगा। अगर हम लोगों ने एफसीसी के अंदर में मान लेते हैं कुछ एटम्स कम ज्यादा कर भी दिए तो भी आपको रेडियस का जो एक्सप्रेशन है कितना √2, अरे क्या बन गया, ठीक है, कितना है आपका √2a/4, ये एक्सप्रेशन आपका वैसे वैसे ही रहेगा। आपका सिर्फ क्या वेरी होगा? z, आपको z निकालना है। और कस्टमाइज प्रॉब्लम्स में z कैसे निकालते हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी जिस दिन ये टॉपिक पढ़ाया गया था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उस दिन सिखाई हूं। हम लोग फिर से निकाल लेते हैं एक बार। देखो, कॉर्नर में कितने एटम्स है? 6, तो 6 मल्टीप्लाई कॉर्नर वाले आके कंट्रीब्यूट कितना करते हैं? 1/8, तो यहाँ पे आएगा 1/8 प्लस
फेज सेंटर में कितने आइटम है, 4, वो आखिर कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, 1/2। बस अब कैलकुलेशंस कर दो, कितनी हो गई ये कैलकुलेशंस, 2 मिनट, इस चीज को उठाकर 1 मिनट रुको, इसको अपन ने नीचे कर दिया, ठीक है। बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और ये प्लस में कितना आएगा 2, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हो गया, 11/4 हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा वॉल्यूम ऑफ एटम टोटल वाला आप बताओ कितना होगा, तो आप क्या करना, एक एटम का वॉल्यूम निकालना और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना, Z से। तो एक एटम का जो वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं होगा, वो कैलकुलेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, नोट्स कॉपी में ये पूरी कैलकुलेशन तुम्हें मुझे करके दिखानी है प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ। एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, देखो FCC में हमने निकाला था, कितना होता है एक एटम का, √2 पाई A³/24, तो वैसे ही रहेगा वो, √2 पाई A³/24। बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगी, Z की वैल्यू, और Z की वैल्यू कितनी आएगी, 11/4। बस ये आंसर आएगा आपका। तो इट मीन्स दैट कस्टमाइज प्रॉब्लम में अगर तुम वर्ड देख लो लाइक FCC BCC, तो वैसे का वैसी डेरिवेशन पूरा छाप मत देना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ एटम्स कम या ज्यादा किए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नया Z कैलकुलेट करना है, ठीक है, और फिर उस नए Z के अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालना है। डन, ठीक है। तो बस यही हम लोगों का टॉपिक था कि किस तरीके से वॉल्यूम आप कैलकुलेट करते हो आपके डिफरेंट यूनिट सेल्स में, ठीक है। अलग से देखो वॉल्यूम की कोई हेडिंग नहीं दी गई है आपके सिलेबस में कि वॉल्यूम का ये टॉपिक है, ये आपको याद करना है, ऐसी कोई हेडिंग नहीं है। बट हाँ, अगर आपको अलग से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वॉल्यूम डिराइव करके दिखाओ, तो क्यों नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि हम ये डेरिवेशन कर क्यों रहे हैं। कल हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लेवल के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है, वो है पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी के दौरान तुम्हें रेडियस की भी हेल्प लगेगी, तुम्हें वॉल्यूम की भी हेल्प लगेगी, इन दोनों को मिला के आप क्या कैलकुलेट करोगे, पैकिंग इफिशिएंसी। तो बेसिकली हम उस पैकिंग इफिशिएंसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, तुम्हारी बुक में ये चीजें देखो कहाँ पर है। ये आपको सिंपल क्यूबिक के लिए देखो ये वॉल्यूम डिराइव करवा के दिया गया है। इसमें भी माना गया है कि आपका एटम कैसा है, स्फीयर है, उसका वॉल्यूम निकाला गया, और इसमें बोला गया कि उसके पास सिंपल क्यूबिक के पास सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, इसीलिए ये उसका वॉल्यूम है ना। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लोग BCC के लिए। तो BCC में देखो क्या है, उसने वॉल्यूम निकाला और क्या बताया कि BCC में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2 बराबर 2 ही तो होते हैं ना, Z की वैल्यू 2 आती है, तो फिर देखो उससे टोटल वॉल्यूम निकाला। तो इनडायरेक्टली ये जो चीज पढ़ाई गई है ये आपकी किताब की पढ़ाई गई है, कुछ भी बाहर का उधर का नहीं है। तो अभी आज के नोट्स में तुम्हें क्वेश्चंस कितने बनाने, 4 क्वेश्चंस तुम्हारे नोट्स में रहेंगे। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इन BCC FCC इन सिंपल क्यूबिक, ठीक है, ड्यू टू एटम्स, बराबर। अच्छा, और इसका आंसर कैसे लिखोगे, एक एक करके लिखोगे। सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा जाएगा, डायग्राम, जिस भी यूनिट सेल को बोला गया है सबसे पहले पॉइंट में उसका डायग्राम आएगा। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या लेना है कि आपके जो डायग्राम में, मतलब जो भी आपने BCC लिया है FCC लिया है, उसको पहले डिफाइन करोगे। डिफाइन करने का मतलब होता है कि इन BCC देयर आर 8 एटम्स एट ईच कॉर्नर, है ना, मतलब देयर आर 1 एटम एट ईच कॉर्नर एंड 1 एटम एट बॉडी सेंटर, इस तरीके से डिफाइन करोगे। तीसरी चीज, आप उसके लिए Z की वैल्यू लिखोगे। अब तुम चाहो तो Z की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, अदरवाइज तुम्हें डायरेक्ट लिखना है कि BCC में Z बराबर 2 होता है तो भी चलेगा, ठीक है, डायरेक्ट भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली वॉल्यूम के लिए पूछा गया है, Z के लिए नहीं पूछा गया। तो तुम चाहो तो कैलकुलेशन शो कर सकते हो या फिर नहीं, बट मैं एक बार बता दूं, Z वाले सिंबल का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि इस साल आपकी बुक से इस सिंबल को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपको ओवरऑल पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपके BCC में होता है भैया इतना, है ना, आपको लिखनी ओवरऑल पूरी स्टेटमेंट पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, आपको क्या करना है, रिलेशनशिप लिखना है, किसके बीच का, R और A के बीच का। तो वहां पे एक हेडिंग दोगे अच्छे से कि रिलेशनशिप बिटवीन R एंड A इज, ठीक है, फिर वो फॉर्मूला लिखोगे, और वो रिलेशनशिप पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है,
हमने लास्ट अगर अलग से रेडियस और ए का रिलेशनशिप डिराइव करने को कहा जाता तो हम डिराइव करते। यहाँ तो क्वेश्चन वॉल्यूम के लिए पूछा है, तो काय को रेडियस और ए को डिराइव करके दिखाना पगले समान है ना, नहीं करना। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, फिर आप वॉल्यूम निकालोगे किसका, एक एटम का, और फिर पॉइंट नंबर 6 आप टोटल वॉल्यूम निकालोगे, खत्म। वॉल्यूम को पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में निकाल के आपको छोड़ दे। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने सवाल बन गए, 3। एक बार सिंपल क्यूबिक के लिए, एक बार बॉडी सेंटर्ड के लिए, और एक बार फेस सेंटर्ड के लिए। और चौथा तुम्हें ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है, कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम अपनी कॉपी में जो हम लोगों ने किया था, अभी मैंने दिया था। तो ये हो गए तुम्हारे टोटल 8 सवाल। ठीक है, कस्टमाइज प्रॉब्लम में कुछ भी आ सकता है। अब देखो ये जो चार्ट दिया है, इस चार्ट के बेसिस से मैंने तुम्हें उसी वक्त बोला था कि कंपेयर रेडियस जैसा कोई टॉपिक तुमसे पूछा जा सकता है ना, कंपेयर रेडियस जैसा कोई टॉपिक तुमसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली तुम्हें ये टोटल वॉल्यूम वाली चीज भी पूछी जा सकती है। टोटल वॉल्यूम वाली चीज बताइए। तो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा टोटल वॉल्यूम बोलो कौन ऑक्यूपाई करता है, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। आप प्लीज फोकस टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो देखो टोटल यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.5, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.6, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.7। कोई भी बता देगा कि टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एफसीसी सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, उससे कम बीसीसी, और उससे कम सिंपल क्यूबिक, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर एक पार्टिकल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में यही सेम कंपैरिजन किया जाए तो सिंपल क्यूबिक में देखो क्या आता है 5, है ना, बीसीसी में कितना आ रहा है 0.3, और एफसीसी में कितना आ रहा है 0.18। यानी कि सिंपल क्यूबिक आप लोगों का सबसे ज्यादा है, उससे कम बीसीसी है, और सबसे कम एफसीसी है। किसके केस में, आपके एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, है ना, एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि एक पार्टिकल के वॉल्यूम से आपको एक अलग रिलेशनशिप मिल रहा है, और आपको टोटल वॉल्यूम वाले के केस में एक अलग रिलेशनशिप मिल रहा है। तो यहां से एक बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है कल को, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्रिएट करके दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर टोटल वॉल्यूम, कि टोटल वॉल्यूम या फिर वन पार्टिकल का वॉल्यूम। तो अभी तक हमने अपने आज के क्लास में टोटल 4 क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए थे, अभी 3 क्वेश्चंस और क्रिएट करोगे। पहला क्या लिखोगे, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस कॉमा पार्टिकल ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कॉमा टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन एन एटम इन सिंपल क्यूबिक इन एचसीसी एंड बीसीसी। तो रेडियस के लिए क्या लिखना है कि रेडियस में सबसे बड़ा कौन होता है, आपका सिंपल क्यूबिक, उससे छोटा बॉडी सेंटर, उससे छोटा फेस सेंटर। यही सेम रिलेशनशिप वन वॉल्यूम पार्टिकल जब एक हो तो उसके वॉल्यूम में भी यही सेम रिलेशनशिप फॉलो होगा। बट अगर वॉल्यूम टोटल के लिए पूछा गया तो ये रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये एग्जैक्ट पॉइंट वाली वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मत करो इसको एग्जैक्टली याद। हाँ, बट उससे रिलेशनशिप चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है, बट ये तीनों रिलेशनशिप आपको लिखने। तो ओवरऑल आज की क्लास में तुम्हें कितने क्वेश्चंस अपनी नोट्स कॉपी में क्रिएट करने हैं, 7 क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। आपको सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए, तीनों के लिए पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव करनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखो एक छोटू सा वर्ड लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर। आखिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, किस चीज को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अभी तक तो मैंने नहीं सीखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। डन। अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम्हें प्रॉब्लम नंबर 1.8 दिया है, इसको 1.2 दिया है, इसको समझो ये कितना अच्छा सवाल है, और उसके जैसे और सवाल तुमको बोर्ड्स में भी मिलेंगे। और देखो कितना आसान है, ये इतने बड़े बड़े जो इसमें स्टेटमेंट कोई काम के नहीं है। देखो क्या लिखा है, एक कंपाउंड है, उसके अंदर C और D नामक 2 पार्टिकल्स रहते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन BCC है, FCC है कि SCC, आपको वो पता होना चाहिए। वो ये कह रहा है कि एटम C जो है वो कहाँ पे रहते हैं, कॉर्नर्स में रहते हैं। मतलब C कहाँ पे वाले लोग हैं, कॉर्नर्स वाले लोग हैं। और हम जानते हैं कि कॉर्नर वाले लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8। और जो D एटम है वो कहाँ पे रहता है, फेस के सेंटर पे रहता है, ये भी हम जानते हैं। ये बुक वाले ने लिखा है, मतलब मैं नहीं जानती हूँ, बुक वाले ने बताया।
अच्छा, और इसमें क्वेश्चन में फेस 100 कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2। क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया कि कॉर्नर से एक एटम कम कर दो, कॉर्नर से एक एटम ज़्यादा कर दो, ऐसा कहीं नहीं बोला गया, बराबर, ऐसा कहीं भी नहीं बोला है। सो देयरफॉर उतनी ज़्यादा तुमको टेंशन नहीं लेनी थी, यही मान के चलना है कि कुछ भी खाया नहीं है क्वेश्चन वाले ने। तो अगर ये सी एटम कॉर्नर पे मौजूद है और टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल यहाँ से कितने एटम्स होंगे? 8 × 1/8 यानी कि 1। अगर डी एटम्स फेज के सेंटर में है और आप लोगों का हर फेज का सेंटर अगर हाफ कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 × कितना हो जाएगा? 1/2। यानी कि डी वाले कितने हैं? बेसिकली आपके पास 3। आपको लग रहा है कि 6 है, बट है कितने? सिर्फ 3। तो आपके पास सी वाले कितने हो गए? 1। और डी वाले कितने हो गए? 3। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया और यही देखो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया उस कंपाउंड का, C1D3। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, वो क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, बट मैंने इन शॉर्ट तुम्हें बता दिया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है, इससे कहीं कोई एक्सरसाइज में कोई सवाल या कोई MCQ है तो देख लेते हैं, उसको डील कर लेते हैं अभी। नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ना, ठीक है। अभी जितना भी हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर अभी इस चीज़ को यहाँ ओवर करते हैं। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी।